हेलो नमस्कार, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनका कि बीपीएससी का एग्ज़ाम है कल और उसके बाद 5 अप्रैल को। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है। तो कल के लिए आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। और इसके पहले मैं जो वीडियो अपलोड किया था उसमें जो मैं बताया था कि अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आपको प्रथम पाली में अगर एंट्री लेना है तो आपको 7:30 से 8:30 बजे तक के बीच में एंट्री का आपको अलाउ किया जाएगा। और अगर आपको सेकेंड पाली में है तो 12:30 से 1:30 बजे तक को ही एंट्री आप कर पाएंगे। तो उसके पहले आप पहुंचकर आप अपने एग्ज़ाम में बैठकर अच्छे से एग्ज़ाम दें और क्वालिफाई करें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन पार्ट। ये एक्चुअली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सब्जेक्ट है साइंस का और 9th 10th के लिए। लेकिन ये जो है 70 आपको पता है कि ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ये तो 9 10th हो चाहे 6 to 8 हो या 10 to 11 हो 11 to 12 हो, ये सबसे मतलब नहीं रखता है। मेन है कि आपको सेक्शन जो बांटा गया है तो 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के आपको समान मिलेंगे। 70 क्वेश्चंस में ये आपको जो ये पोर्शन जो है 70 दोनों मिलाकर 30 + 40 ये आपको समान इक्वल मिलने वाले हैं। अंतर आएगा यहाँ 80 क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे 80 में साइंस का रहेगा और 30 और 40 ये जनरल साइंस का। तो ये जनरल स्टडीज़ करेगा और ये आपका लैंग्वेज पेपर है। तो इस पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। तो चलिए इंस्ट्रक्शन पार्ट देख लेते हैं जो कि कल जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन में क्या कुछ कहा गया है कि दिया गया कि पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहला लैंग्वेज पेपर रहेगा जिसमें 30% लाना होगा, दूसरा आपका जनरल स्टडीज़ और तीसरा रहेगा साइंस। तो ये साइंस का पेपर है इसलिए साइंस का अगर आपका मैथ का रहेगा तो मैथ का वो 80 क्वेश्चन रहेंगे। प्लस दूसरे नंबर में दिया रहेगा आपको 1 से 30 तक पार्ट 1 रहेंगे लैंग्वेज पेपर, पार्ट 2 में 31 से 70 तक और पार्ट 3 में 71 to 150 तक। तो इस तरह से कैटेगराइज रहेंगे, सभी क्वेश्चंस के मान इक्वल रहेंगे। और उसके बाद आपको अच्छे से मिला लेना है सीरीज और बुकलेट नंबर पे और क्वेश्चन बुकलेट और आंसर शीट पे जो आपको OMR शीट दिया जाएगा। तो उस पर आपको अच्छे से मिलान कर लेना, इसके बारे में दिया गया। उसके बाद रोल नंबर आप इस पर ज़रूर लिखें ये क्वेश्चन पेपर पे, प्लस जहाँ जहाँ रिक्वायर रहेगा वहाँ पे भी आप लिखें। और उसके बाद जो आंसर शीट प्रोवाइड किया जाएगा, एन आंसर शीट विल बी सप्लाइड टू यू सेपरेटली बाय द इन्विजिलेटर टू मार्क द आंसर। तो आंसर मार्क करने के लिए अलग से दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें केयरफुली आप और उसके बाद उस पर क्या है रोल नंबर और बुकलेट सीरीज नंबर आपको डालना है। उस पर जब आंसर मार्क करने के लिए भी अलग से आपको आंसर शीट दिया जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चंस ये सब इंस्ट्रक्शन आपको कल देखने को मिलेंगे। कल देखना है कि 5 क्वेश्चंस का ऑप्शन रहेंगे कि 4 ऑप्शन रहते हैं, तो वो आपको कल पता चल जाएगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद ब्लू या ब्लैक पेन से ही मार्क करें। और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन हॉल के पहले अपना स्थान नहीं छोड़ें, एग्जामिनेशन हॉल के बाद ही आप अपना स्थान छोड़ें। वो भी कब, जब आप अपना जो है आंसर शीट जो है इन्विजिलेटर को सौंपते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट आप बाहर ले जा सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस आधार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 31 to 30 तक लैंग्वेज पेपर रहेंगे जो कि आप देखेंगे कि बहुत आसान था। तो पहला है एक्चुअली डिस्क्रिप्शन है 1 और 2, 2 क्वेश्चन रहेंगे आर्टिकल से, अर्थात A and D भरना है। तो पहला है इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो सही जवाब हो जाएगा C द। आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज, तो सही जवाब हो जाएगा एन एक्ट्रेस होगा। वॉवेल का कॉन्सेप्ट आएगा, आप डिटर्मिनेंट्स बोलें या आर्टिकल बोलें, उसका जो है सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों ने मेरे वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर। तो वे ऑफ बंगाल एक रिवर नहीं है, गोदावरी गंगा ये सब रिवर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। टुडे इज संडे देन डे बिफोर। तो अगर आज संडे है सपोज तो
कल नहीं पूछा जा रहा है, कल के पहले वाला। तो कल होगा क्या, स्टरडे जो होगा वो आपका सैटरडे होगा, तो उसके पहले क्या होगा, फ्राइडे होगा, सिंपल। नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, तो ये जस्ट इंग्लिश चेक करने के लिए इस तरह से पूछा गया क्वेश्चन, बहुत आसान है। तो अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, तो अक्टूबर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन होगा। हस्बैंड्स ब्रदर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हस्बैंड के ब्रदर, तो हिंदी में देवर हो गए और इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, तो सी सही जवाब होगा। मदर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड, तो क्या कहते हैं जिसको कि नाना नानी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मटेरिनल ग्रैंड पेरेंट्स। चलिए 9 नंबर में देख लेते हैं। तो 8 वो इंग्लिश पेपर थे और आपको 22 क्वेश्चंस मिलेंगे हिंदी के, जिसको कि कुल मिलाकर 30% लाना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है, सही जवाब हो जाएगा बी भाव विहल। भाषा की उपयुक्त परिभाषा है क्या, तो विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। स्वर के कितने प्रकार हैं, तो 2। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होने, स्वर 2 प्रकार के होते हैं और स्वर संधि जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो स्वर 2 प्रकार के। ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो अ, ह्रस्व स्वर अ है। 13 नंबर में देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है, तो 8 भागों में किया जा सकता है। तो आपको पता ही होगा कौन कौन होगा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, उसके बाद स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन। तो इस तरह से कुल 8 व्यंजन है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा 8 का नाम। नेक्स्ट चलते हैं। अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है, तो च। अल्पप्राण किसको कहते हैं, पहला, तीसरा और 5वें को अल्पप्राण बोलते हैं, और दूसरा एंड चौथे वर्ग को क्या बोलते हैं, महाप्राण। अर्थात महाप्राण मीन्स बोलने में जिस पे फोर्स लगता हो। तो अगर आपको दिया जाए, ये सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, इसमें आपको चूक नहीं होनी चाहिए। अगर क, ख, ग, घ, ड़ ये 5 है, तो आपको पहला और दूसरा हो जाएगा महाप्राण, और दूसरा और चौथा जो हो जाएगा ख होगा महाप्राण, और पहला, तीसरा और 5वां हो जाएगा अल्पप्राण। तो यहाँ पे क ख को ना आप च छ ज को रखें, तो च छ ज झ और ज्ञ। तो इसमें च क्या है, अल्पप्राण, फिर ज हो जाएगा, फिर ज्ञ हो जाएगा अल्पप्राण। तो जिसमें बोलने पर वजन हो तो उसको महाप्राण कहते हैं, और जिस पे ऐसे बोल देते हैं क तो अल्पप्राण, च तो अल्पप्राण। घोष ध्वनि कौन सी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। तो घोष ध्वनि कौन कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ग, ज, ध में कौन कौन सी है, ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्पर्शी व्यंजन कौन से है, तो उपयुक्त में से अधिक। तो स्पर्शी व्यंजन हो गए प, फ, म। 17 नंबर में अग्नि शब्द का विशेषण है आग्नेय। प्रकंपी का व्यंजन है र। अर्ध स्वर है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, य, व, अड़। तो अर्ध स्वर कौन कौन है, तो य, व, अड़। 20 नंबर चवर्ग का व्यंजन है, तो च, छ, ज, झ। आप देख पा रहे होंगे, च, छ, ज, झ में क्या आएगा, ये ज भी आता है, झ भी आता है, अच्छा भी आता है। तो सब चवर्ग का ये है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। 21 नंबर में देख लेते हैं। क, केकी, ख, विहंग, ग, खग, घ, पिक। विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय हैं, तो पक्षी के पर्याय हो गए ख और ग, अर्थात विहंग और खग पक्षी के पर्याय हैं। विलोम शब्द कौन सा युग्म सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। का, पुरुष, कायर, उत्सा का निंदा हो जाएगा, सकल का विकल हो जाएगा। तो का पुरुष का कायर, तो ये इसको हटा दिया है, कुत्सा का निंदा, सकल का विकल, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात सभी शुद्ध है। यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है। तो ये इस तरह लास्ट में मैं ये ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से टैकल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट में आपके लिए, उनके लिए भी है जो कल का एग्ज़ाम है, जिनका होने वाला है। रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है,
तो उपवाक्य जो है वाक्य का भेद नहीं है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये आपका वाक्य का भेद है। चलिए 25वें नंबर में, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता और तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उन्नार्थ शब्द। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो अनाहत। 27वें नंबर में देखिए, संज्ञा की मापतौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं परिमाणवाचक। 28वें नंबर में, रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? तो रूढ़ शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो डी सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक अर्थात दोहा, सोरठा, इंद्रव्रजा। 30वें नंबर में देख लेते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इसमें से कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। अलंकार वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें, वहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं जनरल स्टडीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। और जैसा कि हम लोग बताएं कि 1 से लेकर 30 तक लैंग्वेज पेपर रहेगा। तो इसके बाद तो यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर बताने जा रहा हूँ। अगर आप बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कि इसका आप डिटेल से सॉल्यूशन भी लेके आएँ तो मैं लेके आ जाऊँगा। बस आपको एक काम करना है कि कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि क्या इसका आप डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं या नहीं। 31 नंबर में देख लेते हैं, 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 रुपये है तथा 2 बल्ले और 20 गेंदों की कीमत 4200 है। तो एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप यक्स वाई करके अगर बनाने जाते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह आप इसका शॉर्टकट बनाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका शॉर्टकट लेकर आऊँगा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ए 850 125। एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपये में खरीदता है और उसे 820 रुपये में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा कितना है? तो 20 सही जवाब होगा 33.33%। मैं इसका गारंटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से एक है और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने होंगे? तो पिन में कितने होते हैं? 4 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 डिजिट होते हैं। तो उसमें से पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्या में से है, तो यहाँ पे आपको 3 से 8 के बीच भरे जाएंगे वैसे, और इसमें जो है वो नहीं पता है, और ये जो है यहाँ पे 0 या 9 हो सकते हैं। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी आपको निकालना होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। सही जवाब होगा 720। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 34 नंबर, क्योंकि वीडियो लंबा फिर हो जाएगा। आपको यहाँ मेन रूप से क्वेश्चन आंसर देखना कि किस फॉर्मेट से पूछा गया। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई यहाँ 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो सी सही जवाब होगा 7 सेंटीमीटर। 35 नंबर में 50 संख्याएं दी गई है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 56.5। ये सही जवाब होगा। आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप खुद से ट्राई करें और आप इसका जो है आंसर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मैं उसको रिव्यू करूँगा और रिप्लाई भी दूँगा। 36 नंबर में 2 भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों के भाइयों की उम्र क्या होगी? तो आप कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक भाई 4x है, एक है 3x, तो x का ही वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना? 6। तो दोनों भाइयों के उम्र क्या होगा? तो एक हो गया x का वैल्यू, क्योंकि बड़ा हम x किस लिए 6 मान लिया? क्योंकि कितना बड़ा है? तो 3x से 4x यानी 1x बड़ा है, तो x जितना बड़ा है तो बड़े भाई का इंटू 6 करना हो 24 आ जाएगा, इंटू ये 6 करना हो तो 18 आ जाएगा। तो इस तरह से इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ए। अब देख लेते हैं 37 नंबर में, तो इसका जवाब बी हो जाएगा 1/n। 38 का मूलों -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण कौन सा है? तो ए सही जवाब हो जाएगा। इसको निकालने का तरीका शायद आपको पता भी होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। अल्फ़ा प्लस बीटा ये रूट है,
तो माइनस बी बाई ए, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इस तरह से आप निकाल पाएंगे इजीली। तो -1 और -4 का क्या होगा, तो ए सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 में। आदित्य L1 उपग्रह, तो 8 क्या थे, मैथ्स के थे। आप इसको नोट डाउन करते जाएं कौन सा सेक्शन से कितना था। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है L1। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। 41 नंबर में एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है FL = 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा C अर्थात FL > 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। 42 में देखते हैं क्या है। वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट में मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से ये सब BPSC के क्वेश्चन आप टैकल कर पाएंगे। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी वही रहता है, बाकी आयाम वेग ये सब बदल जाते हैं। 44 नंबर में देख लेते हैं। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है, तो सही जवाब हो जाएगा C/137। 45 में देख लेते हैं। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम T केल्विन पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करता है। जब T/3 के तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होती है कितना, तो C होगा E/81। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, तो B सही जवाब हुआ C6H8O7। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर का। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य ज्ञान के रूप में प्रस्ताव पारित किया। तो ये करंट अफेयर्स से हो गया। सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, तो विमल पटेल। 76वें कांस्य फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अनुराग कश्यप की कैनेडी, कनू बहल की आगरा, नीरज पांडे की खाकी। 50 नंबर में देख लेते हैं, ये करेंट अफेयर्स है। अजाली असौमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वो अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो सही जवाब हो गया कोमोरोस। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आप दिवस वाला वीडियो नहीं देखा है, जाकर जरूर देख ले, वहीं से ये क्वेश्चंस पूछा गया था। 52 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे, तो मोहन सिंह। ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बिहार। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। कर्नाटक में भी, गुजरात में भी पाया जाता है, ये दो जगह ज़्यादा पाया जाता है। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है, तो ये सही जवाब हो जाएगा 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। नेक्स्ट देख लेते हैं 57 नंबर में। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है, तो अपसादी चट्टान। ये इम्पोर्टेंट है, अपसादी चट्टान। यहाँ से क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो दलहन। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, तो सिल्वर और पोरबंदर। 60 नंबर के देख लेते हैं क्वेश्चंस। सैटेलाइट एवं स्टैलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं, तो भूमिगत जल द्वारा। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं, तो विश्व पृथ्वी दिवस। भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है, तो भारतीय सर्वेक्षण द्वारा बनाया जाता है।
63 नंबर के अब देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? संथाल विद्रोह। आपको इसका टाइमिंग जरूर याद रखना होगा, कब बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा विद्रोह 1895 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख करता है? तो सन्यासी विद्रोह। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई को घोषणा हुई थी। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। ये इम्पोर्टेंट है। पहला अधिवेशन बिहार में कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था। दूसरा अधिवेशन गया में किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद। बीबीआई है। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो डेविड हेयर ने किया था। 70 नंबर में इनमें से किसने कहा था कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो कर्जन ने कहा था, जिसके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। कितना इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री पार्ट, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। मैंने बहुत हद तक वीडियो डाला हूँ, उसको आप जाकर ज़रूर देखें। जी हाँ, यहीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। साइंस के पोर्शन आगे 80 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे संबंधित विषय से। तो अगर आपका साइंस का सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसको तो पर भी आप देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि साइंस के पोर्शन तो उधर भी थे, जीके में भी आया था, तो इसलिए भी आप देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। चलिए 71 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे बनता है। और जब कोई आँख दान देता है तो अर्थात हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया दान में देता है, तो दान करने के टाइम कॉर्निया दान में किया जाता है, दान दिया जाता है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद निर्वात में होता ही नहीं। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है? तो गैस एवं द्रव में होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 74 नंबर में। लेंस की शक्ति मापी जाती है? तो डायोप्टर में। तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है क्या? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है बहुत अधिक मात्रा में। प्रकाश वर्ष का ऑप्टिकल फाइबर में संचारण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 77 नंबर में देख लेते हैं। आप लोग अगर कहेंगे कि इंग्लिश में भी इसका आप डिटेल दें तो मैं इंग्लिश में भी दे सकता हूं, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप एक लैंग्वेज में देख लें और बाकी आप अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर आप ज़रूर मैच करा लें। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काट सकता है? तो क्रूक्स कांच। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूल कण। विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे किस तरह से एग्जामिनर खेलता है तो आपको इस पे डेटा पे याद रखना है, और यूनिट पे भी। अगर किलोमीटर दे देता है तो 3 × 10⁵ हो जाएगा, फिर आपको करना होगा किलोमीटर पर सेकेंड, और अगर मीटर देता है तो 8 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे में हो गया केपलर का द्वितीय नियम आधारित है कोणीय संवेग के संरक्षण पर, जिसमें कि प्लैनेट के मोशन का लॉ दिया था। किसने? तो केपलर साहब के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति। गति जो है यह सदिश राशि है, और पूछ रहा है कौन नहीं है? तो विस्थापन सदिश राशि नहीं है। तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है अर्थात अदिश राशि की बात कर रहा है। तो इसको आप, मुझे लगता है कि अदिश की बात पूछा जा रहा है तो गति होगा,
और ये सही भी है, लगता नहीं है सही भी होगा, लेकिन इसको हिंदी में जो है गति ही बोलता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो ये सदिश राशि है, और वेग अर्थात वेलोसिटी ये भी सदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो फोटोवोल्टेइक सेल में। सौर ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, सन से एनर्जी लेता है, उसको विद्युत ऊर्जा तो फोटोवोल्टेइक सेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं और 83 नंबर में देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से किसमें कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल इंजन में। 84 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिया से नए चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे, तो सीधे तार में विद्युत प्रवाहित करने पर। 85 नंबर, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। 86 नंबर में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है सीसा। कुचालक पूछ रहा है, ध्यान रहे, अगर सबसे ये कुचालक है तो सीसा हो जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्रेरकत्व का मात्रक है ओम सेकेंड। कौस्मिक किरणें हैं तो आवेशिक कण है। चलिए नेक्स्ट 90 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो अल्फ़ा बीटा गामा जो हम लोग पढ़ते हैं, तो जिसमें बीटा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, एक्सरे है और गामा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। प्रतिरोध अर्धचालक का, ध्यान रहे, सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं, तो जब गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है, चालकता क्या होती है, बढ़ती है। चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। 53 नंबर में देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा नाभिकीय ईंधन है, तो यूरेनियम 235। 238 ऑप्शन में रहेगा तो उसको आप क्लिक नहीं करना है, यूरेनियम 235 ही होगा। ध्वनि की इकाई डेसिबल में नापी जाती है। डोमेन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बनते हैं, तो लौह चुंबकीय में बनते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन से देख लेते हैं। यदि 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, तो 35 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी, तो 353 मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि क्या प्रेशर का ध्वनि की चाल से कोई रिलेशन है कि या फिर इंडिपेंडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, तो अपवर्तनांक। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में द्वितीय आयनीय विभव का घटता क्रम क्या होगा, तो पहले सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन होगा। 99 नंबर में देख लेते हैं, किसका आकार सबसे बड़ा है, तो रेडियम। आकार की बात बोला जाए तो आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर आप इस तरह से चलते हैं ग्रुप वाइज, तो इधर जितना आप इधर जाएंगे तो आकार बढ़ता है, और अगर आप यही वर्ग अर्थात ये तो ग्रुप हो गया, और ये क्लास की बात की जाए तो इधर आप जितना जाते हैं तो ये घटता है। तो अब ये आपको पता लगाना, तो ये क्या है, इस तरह से आपको रेडाउन जो है इधर आपको मिलेगा बढ़ता हुआ, तो ये क्या होगा, आकार सबसे बड़ा, तो जितना बाद में होगा उतना बड़ा आकार होगा। तो मैग्नीशियम, बेरिलियम ये आपका छोटा आकार का होगा, सबसे बड़ा आकार का रेडियम होगा। पी एक कक्षक में नोडल तलों की संख्या क्या है, तो 1 है। हाइड्रोजन बंधन की क्षमता किस में प्रबलतम होगी, तो C2H5OH में प्रबलतम होगी, बाकी ये सब में उतना प्रबल नहीं होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा प्रबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं 102 नंबर। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या तो +2 होगी। कैसे, ये आपको बता दूं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आयरन की, तो अगर आपका इसका फॉर्मूला याद होगा तो उससे आप इजीली निकल पाएंगे कि ऑक्सीजन का जो है
हालांकि जनरली -2 होता है, यहाँ पे लोग -2 गलत कर देंगे, ई ऑप्शन में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे +2 होगा, ये आप ध्यान रखें। 103 नंबर में टेट्रासाइक्लोइथिलीन अणु में कितने सिग्मा व पाई बॉन्ड है? तो इसको मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ कितने सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 9। आपको काउंट कर लेना सीधे। अब पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। तो 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, इसमें जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसमें 2 पाई होंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 आपका 9, तो कितना होगा? 9 पाई बॉन्ड 9 सिग्मा बॉन्ड। आई होप कि अब आप आसानी से इसको काउंट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? तो नाइलॉन एक पॉलीएमाइड है। 105 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ लाल अवक्षेप नहीं देता है? तो सी सही जवाब हो जाएगा। 106 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी कार्बोनियम आयन है? तो बी सही जवाब हो जाएगा, C6H5 ब्रैकेट क्लोज C+। 107 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम अम्ल है, अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड? तो बी सही जवाब होगा। कंपैरिजन, अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आपको कंपैरिजन करना है कि ये तीनों में सबसे प्रबल, तो ये आपको मानना है। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे किसी इससे तो ज़्यादा प्रबल ये Cl है तो उसको हम मारेंगे, तो नहीं, जब ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो इसी से कंपैरिजन करके आपको मारना है। 108 नंबर में हम देख लेते हैं। ये साइंस का पार्ट है, इसको आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही अभिकर्मक है? तो ये सही जवाब होगा R3N। 109 नंबर में मार्कोनिकॉफ का नियम निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया पर लागू होता है? तो सी सही जवाब होगा, HBr + CH3CH डबल बॉन्ड CH2। डाईएथिल ईथर का समयावयवी है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। 111 में देख लें निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सही जवाब होगा, PH3 NH3 की अपेक्षा कम क्षारीय होता है। तो NH3 अधिक क्षारीय है PH3 की तुलना में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा गर्म करने पर ऑक्सीजन नहीं देता है? तो सी सही जवाब हो जाएगा, CH ऑक्सीकरण पर देता है, फॉस्जीन देता है, फॉस्जीन गैस। 114 नंबर देख लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव है, और आगामी आने वाले एग्ज़ाम में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये TRE 2.0 का साइंस पेपर है। निम्नलिखित में से शून्य कोटि का अभिक्रिया कौन सी है? तो बी सही जवाब होगा, H2 + Cl2 को हीट देने पर 2HCl बन जाता है। एस्पिरिन क्या है? तो बी सही जवाब होगा, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। 116 में निम्नलिखित में से कौन सा जलीय KOH से अभिक्रिया करके एसिटिल्हाइड बनाता है? तो बी सही जवाब होगा, CH3CHCl2। 117 नंबर में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पीले रंग का नहीं है? तो ये सही जवाब हो जाएगा। 118 में जो है ये दिया गया है जिसमें से क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो ये सही जवाब होगा +3। इसको थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूँ। तो कैसे निकालते हैं इसको? NH3, इसको आप क्या लिखते हैं? इसको अगर हम लोगों को लिखना है तो पहले क्लोरीन Cl2 का आपका -1 2 है तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोमियम को हमको निकालना है प्लस NH3, तो आपको क्या हो जाएगा? NH3 एक अपने आप में न्यूट्रल है, तो 0 + 4 तो 0 ही होगा, और ये -1 2 = +1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। ये चीज़ अगर आप भूल जाएंगे तो आप गलत आंसर टिक कर देंगे। तो ये पार्ट 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये -1 तो ये 2 मॉलिक्यूल है तो -2 हो जाएगा, उधर जाकर ऐड होगा 1 में तो +3 हो जाएगा, अर्थात क्रोमियम का क्या हो जाएगा? +3। तो इस तरह से निकालते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है? तो सी सही जवाब हो जाएगा।
वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ, अदरवाइज आप वीडियो को रोक कर भी ये चीज़ें समझ सकते हैं। 3 क्षार धातुओं एक्स वाई और जेड के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 3.05 वोल्ट -1.60 वोल्ट तथा -0.40 वोल्ट है। इसमें प्रबलतम अपचायक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा एक्स, ये सही जवाब होगा। 121 नंबर में इसमें से CO की समन्वय संख्या कितनी होगी? तो उसी तरह से आपको निकालना है जिस तरह से मैं बताया था। आई होप कि आप निकाल लेंगे। सही जवाब हो जाएगा 6। निम्नलिखित में से कौन सा पिक्रिक अम्ल है? तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट देखते हैं 123 नंबर। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ए अर्थात B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी आई है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति में सिग्मा तथा पाई बॉन्डों की संख्या समान होगी? अर्थात पाई बॉन्ड अर्थात सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड अर्थात डबल बॉन्ड। तो इसमें आपको दोनों आपको सेम मिलेंगे। कितने मिलेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अदरवाइज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है। तो इसमें से कितने आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे? तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए और ये 4 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको तो 4 सेम है, तो इस तरह से आज सही जवाब हो जाएगा सी। 125 निम्नलिखित में से कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है? तो ये सही जवाब हो जाएगा थायरॉक्सिन। 126 नंबर में देख लेते हैं। डेंगू बुखार निम्नलिखित में किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एडिज के काटने से होता है। इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, और अगर सही टाइम पे इसका उपचार नहीं पता चला रोग के बारे में तो फिर मृत्यु भी होने की संभावना होती है। राइबोसोम का मुख्य कार्य तो प्रोटीन संश्लेषण होता है। 128 नंबर में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो आर्गन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? हरित गृह गैस है, लेकिन आर्गन नहीं है। 129 नंबर में देख लेते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का फुल फॉर्म होता है, ये भी पूछा जा सकता है ATP का फुल फॉर्म। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो एकिड्राना। प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन पाया जाता है किसमें? उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। किस में पाया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 132वें नंबर का देख लेते हैं अब। अंतरापरसुक पेशियाँ पाई जाती है, पसलियों में पाई जाती है। भूमि फलनी फल है मूंगफली, भूमि फलनी फल है मूंगफली है। मानवों में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46। अगर जोड़े की बात किया जाए तो 23 जोड़ा, और अगर द्विगुणित गुणसूत्र टोटल पूछा जाए तो 46 हो जाएगा। फ्लोरिडोस्टार्च की संरचना निम्नलिखित में से किसके जैसी है? तो ए सही जवाब हो जाएगा एमिलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजेन के समान। 136 नंबर में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल का जो और भी जो भी क्वेश्चंस पेपर बनेंगे उसका भी इसमें आपको इस चैनल में आपको मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? कोलेजन। 137 नंबर सन हेम्प रेसे प्राप्त किए जाते हैं पोषवाह से। 138 में निम्नलिखित में से क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए। तो लाइसिन है क्षारीय अमीनो अम्ल। तो आपको अच्छे से अटेंड करना है पेपर, बाकी कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है। आप अच्छा करेंगे, जितना आप बनाएंगे वही कट ऑफ होगा। तो चलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगामी जितने भी तरह के इस तरह के वीडियो साइंस के हो, चाहे जिस तरह के भी वीडियो आएंगे करेंट अफेयर्स, वो आपको पहले मिल जाएगा। 139 नंबर में देख लेते हैं। रासायनिक रूप में इंसुलिन है क्या है? एक प्रोटीन है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी है? तो फेनिल कीटोन्यूरिया अनुवांशिक बीमारी है।
बाकी मोतियाबिंद अकोर जो है अनुवांशिक बीमारी नहीं है। 142 नंबर में DNA मुख्यतः पाया जाता है केंद्रक में पाया जाता है। RQ है क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाई O2 है। सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो ई सही जवाब हो जाएगा और उपयुक्त में से कोई नहीं। 45 नंबर का देख लेते हैं। पादप वर्ण क्या है, तो क्रोमोप्रोटीन है। ए सही जवाब हो जाएगा। बाटुलिज्म है तो भोज्य पदार्थ से होने वाली विषैलापन, बी सही जवाब हो जाएगा। 147 में न्यूक्लिक अम्ल का आधारी एकक है न्यूक्लियोटाइड। 148 नंबर में देख लेते हैं। हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी है जटिल, तो सी सही जवाब हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। आप इस क्वेश्चंस को ज़रूर देखें कि क्या पैटर्न है पूछने का, उस हिसाब से आप अपना तैयारी करें, जिनका भी एग्ज़ाम 5 अप्रैल को होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिरक्षित रोग नहीं है, तो बी सही जवाब हो जाएगा अल्जाइमर बीमारी। और ये 150वां नंबर है। एगार एगार प्राप्त होता है जेलिडियम से। तो ये रहा आज का ये लास्ट क्वेश्चंस, और आई होप कि आप वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखे होंगे और इसमें आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जहाँ से भी क्वेश्चन से पूछे गए हैं उस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, और जिससे कि आपको क्वेश्चंस जो है छूटेंगे नहीं और 80+ आप कर पाएंगे ईजिली। और जहाँ पे वो 80+ कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं बचा सकता, सिलेक्शन होना तय हो जाएगा। तो चलिए मैं वो ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आपको ये 2 ऑप्शन को कैसे टैकल करेंगे। तो मेन फोकस आपको ये 2 चीज़ पे होना चाहिए। सपोज अगर एक क्वेश्चन रहता है क्या निम्नलिखित में से विटामिन का नाम बताना है, ठीक है। नीचे दिया जाएगा कि विटामिन का नाम आपको बताना है, तो विटामिन ए रहेगा, फिर विटामिन बी रहेगा, फिर विटामिन आपका समझ जेड रहेगा। तो इसमें आप क्या समझेंगे, क्या आप जेड तो कभी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि जेड विटामिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब क्या चीज़ छट गया, एक ऑप्शन तो आपको क्लियर ही छट गया होगा। अगर एक छट गया तो अब ये देखना है कि क्या ये दोनों में से कोई कॉमन आ रहा है क्या, या ये दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या, या फिर ये दोनों में से कॉमन, कहीं कोई कॉमन आप रिलेट कर लें तीनों में से। जैसे ही 2 कॉमन आ गया ऑटोमेटिक ये आपका डी सही जवाब हो जाएगा। और अगर कोई भी कॉमन नहीं मिल पा रहा है, समझ विटामिन क्या है, ए और बी दोनों विटामिन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी ऑफकोर्स। और कुछ सोचना ही नहीं, ना हमको इस ऑप्शन के बारे में सोचना है ना इस ऑप्शन के बारे में। अगर सपोज आपका ऑप्शन ए यहाँ पे ना देकर यहाँ पे ओ या क्यू कुछ समथिंग रहे और यहाँ पे बी रहे, तो आपको सोचना ही नहीं है, ना इसके बारे में सोचना है ना इसके बारे में सोचना है, आपका सही जवाब ये हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर कोई ऐसा रिलेशन 2 ऑप्शन में मिल जाएगा तो आप इसको आसानी से टैकल कर पाएंगे। और अगर इन तीनों में से कोई ऐसा आपको सही जवाब नहीं मिल पा रहा है, जैसे विटामिन में अगर XYZ विटामिन रहे तो ये तीनों में से नहीं है, तो ईजिली आप जा सकते हैं। तो इसका एक बेनिफिट भी है, ये इस तरह से क्वेश्चंस आप छाट सकते हैं। आई होप कि आप चीज़ें समझ गए होंगे कि किस तरह से इस तरह से आपको BPSC के क्वेश्चंस टैकल करने हैं। और वैसे ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ज़्यादातर आपको यही 3 पोर्शन में आपको आंसर देखने को मिलेंगे। लेकिन आप फैक्ट्स पे बात करें, तभी आप वेरीफाई करने के बाद ही आप टिक करें, जिससे कि आपको जो क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा 1 से 5 तक के जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप अपना खूब ख्याल रखें और आप अपना परीक्षा पे एकदम फोकस रखें, और जिनका कल एग्ज़ाम है वो आप अपने परीक्षा पे फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके और आप अपना एग्ज़ाम दें, और इधर उधर की बात को आप ना सुने, आप अपना 100% देने की कोशिश करें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और चलते चलते देश के नाम एक नारा, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। किसान से इसलिए स्टार्ट किया हूँ क्योंकि आजकल भारत में किसान आंदोलन चल रहे हैं, तो किसान का महत्व बढ़ जाता है। चलिए।
आप अपना खूब ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।